जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम लग्न कुंडली में 5th हाउस में केतु और 11th हाउस में राहु के बारे में चर्चा करेंगे। 5th हाउस हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है, हमारी इंटेलेक्ट के बारे में बात करता है, हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी एबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, हमारी एजुकेशन के बारे में बात करता है, लव, रिलेशनशिप, रोमांस, इंटरटेनमेंट के बारे में बात करता है और हमारे बच्चे के बारे में बात करता है, प्रोजेनी के बारे में बात करता है। तो केतु 5th हाउस में बैठकर इन चीज़ों के बारे में कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा, इसके बारे में जानेंगे। और 11th हाउस गेन का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। तो 11th हाउस में राहु बैठकर हमें कैसा लाभ देगा, कैसा गेन देगा, कितना देगा, कौन सी इच्छा हमारी पूर्ण करेगा, पूर्ति करेगा राहु, इसके बारे में जानेंगे। होपफुली आपको यह चर्चा अच्छा लगेगा, जानकारी पूर्ण लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। 5th हाउस लव, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप और इंटरटेनमेंट का हाउस होता है। तो 5th हाउस में बैठा केतु इन चीज़ों में चैलेंजेस देता है, ऑब्स्टेकल्स देता है। ऐसे व्यक्ति की रिलेशनशिप की प्रति आग्रह, इच्छा बहुत स्ट्रांग होता है। एकाएक रिलेशनशिप में आते हैं और जब रिलेशनशिप में आते हैं तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और इनको ऐसा लगता है इनकी जो पार्टनर है, रिलेशनशिप की पार्टनर है, ये इनको बहुत आगे से जानते हैं, बहुत फेमिलियर हैं। यद्यपि नए नए होते हैं तो भी इनको लगता है कि बहुत आगे से इनको जानते हैं, ऐसा इनको अनुभव होता है। और इनिशियल रिलेशनशिप में बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत तगड़ा टाइप का रिलेशनशिप होता है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, इनकी सबकॉन्शियस माइंड में एक डिटैचमेंट का फीलिंग, एक एम्प्टीनेस का फीलिंग होना शुरू होता है और आगे जाके मैच्योरिटी के आगे यह रिलेशनशिप टूट भी जाता है, ब्रेक होता है। और इस तरह से कई अधिक रिलेशनशिप होते हैं और टूटते हैं, रीयूनियन होते हैं और टूटते हैं। कोई भी रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होते हैं, ये फेटेड होते हैं और लाइफ में एक लेसन देने के लिए, एक लेसन को सिखाने के लिए ही आते हैं। और 5th हाउस हमारा इंटेलेक्ट का होता है, इंटेलिजेंस का होता है, डिसीजन मेकिंग पावर का, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का होता है और एजुकेशन का होता है, शिक्षा का हाउस होता है 5th हाउस। 5th हाउस में केतु वाले लोगों का इंटेलेक्ट बहुत हाई लेवल का होता है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को, विषय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इनकी ग्रेस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत कुछ ये इंट्यूटिवली भी सीखते हैं, बगैर ज़्यादा कोशिश किए ये बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन इनको जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट को ट्रेडिशनली सिखाया जाता है फॉर्मल एजुकेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इन सब्जेक्ट के प्रति इनकी रुचि अक्सर नहीं होता है और एकेडमिक करियर की कंटिन्यूटी में ब्रेक होता है, गैप होता है और सडनली ये लोग कई बार अपनी स्ट्रीम को चेंज करते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनको फॉर्मली नहीं सिखाया जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, करिकुलम में नहीं सिखाया जाता है, उन चीज़ों के प्रति इनकी आग्रह बहुत अधिक होता है। अपने आप, अपने तरीके से इन विषयों को ये डीपर लेवल तक जाके सीख लेते हैं। इनके पास ऐसे बहुत ज्ञान होता है और ये लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस के ज्ञाता होते हैं, एकाधिक भाषाओं को जानने वाले होते हैं। ऐसे अधिकतर लोग 6, 7, 8, 10, 11 भाषा तक जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बोलने में, लिखने में, सभी तरह से ये लोग जानते हैं। विदेशी भाषा ये लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टेरोट कार्ड रीडिंग, क्लियरोवायंस, साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, फिलोसॉफी और एंथ्रोपोलॉजी, इन सब्जेक्टों में इनका रुचि बहुत डीपर लेवल का होता है और ऐसे कम से कम एक विषय पर या 2 विषय पर इनका बहुत डीपर लेवल का स्टडी होता है, अपने लेवल पर, अपने तरीके से होता है
और इन विषयों में ये बहुत अधिक कमांड रखते हैं, कमांड रखने वाले होते हैं। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का हाउस है, लर्निंग का हाउस है, और केतु प्रेसिशन का कारक है। जो चीज़ें बहुत अधिक प्रेसिशन के साथ किया जाता है उसका कारक होता है केतु। केतु घड़ी का कारक भी होता है जो हमें सटीक समय का ज्ञान देता है, और केतु एडवांस मैथमेटिक्स का कारक है, क्वांटम फिजिक्स का कारक है। तो इन लोगों में मैथमेटिक्स की प्रति, एडवांस मैथमेटिक्स की प्रति, क्वांटम फिजिक्स की प्रति बहुत डीपर लेवल का रुचि होता है, और इन सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं। केतु टेक्नोलॉजी का भी कारक है, फिफ्थ हाउस लर्निंग का हाउस है। तो फिफ्थ हाउस में केतु वाले व्यक्ति की टेक्नोलॉजी रिलेटेड विषयों में बहुत डीपर लेवल का रुचि होता है, और इन विषयों में ये बहुत अच्छा करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर रिलेटेड विषय में, कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर साइंस के भी साइबर सिक्योरिटी और प्रोग्रामिंग की फील्ड में ये बहुत अच्छा करते हैं। और केतु अकेले अकेले बैठ के, आइसोलेशन में बैठ के बहुत डीपर लेवल का काम करने वाला, प्रेसिशन के साथ डीपर लेवल के काम करने वाला होता है। तो फिफ्थ हाउस में केतु वाले व्यक्ति बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिक करियर में ऐसी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए फिफ्थ हाउस में केतु बैठने मात्र से नहीं होता है। ओवरऑल कुंडली का सपोर्ट भी चाहिए होता है, और स्पेशली फिफ्थ हाउस का जो राशि है वह केतु का फ्रेंडली राशि होना चाहिए। और इनमें अगर वृश्चिक राशि होता है तो बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक राशि अपने आप में रिसर्च का राशि होता है, और केतु का अपना राशि भी होता है मंगल के साथ में। तो फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो राशि होता है, वृश्चिक राशि होता है, तो रिसर्च रिलेटेड कामों के लिए, और केतु रिलेटेड जो एकेडमिक करियर के सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ केतु की डिस्पोजिटर का रोल भी होता है, डिस्पोजिटर को भी देखना चाहिए। डिस्पोजिटर अपनी स्ट्रांग डिग्निटी में बैठना चाहिए, अपनी मित्र की राशि में या स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में, उच्च की राशि में बैठना चाहिए, और केंद्र या त्रिकोण में बैठना चाहिए। तब फिफ्थ हाउस का केतु इस तरह का एक हायर लेवल का एकेडमिक अचीवमेंट देता है। फिफ्थ हाउस से प्रोजेनी को भी देखा जाता है, संतान को देखा जाता है, चाइल्ड बर्थ को देखा जाता है। फीमेल की चार्ट में फिफ्थ हाउस में केतु बैठने से कंसीव के लिए प्रॉब्लम करता है, चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम करता है, डिले कराता है, मिसकैरेजेस देता है। ओवरऑल कुंडली को भी देखना चाहिए। कुल मिला के ये चाइल्ड बर्थ रिलेटेड चीज़ों में बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशन देता है। चाइल्ड बर्थ के लिए सरोगेसी या IVF जैसे मेडिकल इंटरवेंशन का सहारा भी लेना पड़ सकता है फिफ्थ हाउस में केतु बैठने से। और संतान होने के बाद संतान के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, संतान के साथ डिस्टेंस देता है। यह डिस्टेंस इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, और फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। या फिजिकल डिस्टेंस स्टडी के लिए संतान अपने से दूर जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और पास में होने से भी यह इमोशनल दूरी पैदा करता है संतान के साथ। संतान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, अपने तरीके से बहुत अच्छा करते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट करते हैं, लेकिन पेरेंट के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। उनका व्यवहार थोड़ा अलग टाइप का होता है, यूनिक टाइप का होता है, थोड़ा बहुत वंडरिंग टाइप के भी होते हैं। उनकी सोच भी बहुत यूनिक और अलग टाइप का होता है, और पेरेंट की बातों को ज़्यादा ध्यान देने वाले, मानने वाले ऐसे नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करना नहीं चाहते हैं, पेरेंट की कंट्रोल में नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत अनओबीडियंट और आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। पेरेंटल कंट्रोल को, पेरेंटल अथॉरिटी को, माँ बाप और संतान के बीच में जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो वैल्यूज होते हैं, जो एक परंपरा होता है, इस प्रोटोकॉल को और डिसरिगार्ड करने वाले होते हैं। लेकिन फिफ्थ हाउस के केतु के ऊपर अगर गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि होता है तो
संतान बहुत अच्छे होते हैं। उनके बारे में जो भी नेगेटिविटी जैसा बातें हमने अभी कही, ये कुछ भी नहीं होते हैं। संतान बहुत ही सुशील और ज्ञानी होते हैं। अब राहु 11th हाउस में, 11th हाउस उपचय घर होता है। उपचय घर में कोई भी पाप ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 11th हाउस मेटारियल गेन का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है, इमीडिएट गेन, इमीडिएट लाभ का हाउस होता है। और राहु भी डिजायर का कारक है, इच्छाओं का कारक है, लोभ का कारक है और एक्सपांशन का कारक है, वृद्धि का कारक है। गुरुदेव बृहस्पति भी एक्सपांशन के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं। गुरुदेव बृहस्पति सिस्टम के साथ वृद्धि देते हैं, लेकिन राहु अचानक एकाएक वृद्धि देता है और अनलिमिटेड, अनकंट्रोल तरीके से वृद्धि देता है राहु। 11th हाउस में राहु अगर अपनी अच्छी राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है और उसका डिस्पोजिटर भी अगर अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में बैठा है और केंद्र त्रिकोण हाउस में बैठा है, तो आपको ये बहुत बड़ा नेम फेम दे सकता है। बहुत बड़े समाज के ऊपर आपकी अथॉरिटी, आपकी कंट्रोल, आपकी प्रभुत्व दे सकता है। आपको पार्लियामेंट की सदस्यता भी दिला सकता है। आपको कैबिनेट पोजीशन में मिनिस्ट्री का लेवल भी दे सकता है, या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा ओहदा दे सकता है। 11th हाउस लार्ज नेटवर्क का हाउस है और फ्रेंड सर्कल का हाउस है। तो लार्ज नेटवर्क के माध्यम से और फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस कुंभ राशि होता है और कुंभ राशि टेक्नोलॉजी का राशि होता है, इन्वेंशन का राशि होता है, लार्ज नेटवर्क का राशि होता है, नेटवर्किंग का राशि होता है। और राहु अपने आप में टेक्नोलॉजी का कारक ग्रह होता है। तो लार्ज नेटवर्क के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको बहुत बड़ा मटेरियल गेन देगा 11th हाउस का राशि। राहु विदेश का कारक है, विदेशी चीजों का कारक है। तो आपको विदेशी लोगों से और विदेश से जुड़े हुए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से मटेरियल गेन देगा 11th हाउस का राहु। 11th हाउस इंटरनेट, लार्ज नेटवर्क और मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है और राहु भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो 11th हाउस का राहु आपको इन फील्ड से भी अत्यधिक मटेरियल गेन देता है। तो सम अप करें तो 11th हाउस का राहु अगर अच्छी राशि में बैठा है और उसका डिस्पोजिटर का डिग्निटी भी अच्छा है, तो आपको अत्यधिक मटेरियल गेन देता है, आपकी हर डिजायर को फुलफिल करता है, नेम फेम देता है, बहुत बड़ा ओहदा, पावर, पोजीशन देता है। लेकिन इसके साथ 11th हाउस के राहु के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, डिजीज के लिए अच्छा नहीं है। 6th हाउस से 6th होता है तो यह डिजीज का हाउस होता है और राहु अपने अपने पाप ग्रह होता है। तो 11th हाउस का राहु उसकी दशा में जहां यह अत्यधिक मटेरियल गेन और नेम फेम देता है, वहीं आपको डिजीज देता है, रोग देता है। और 11th हाउस 12 हाउस से 12 हाउस होता है भावत भावम की प्रिंसिपल से। तो अगर 11th हाउस का राहु अच्छी पोजीशन में नहीं है, पाप प्रभाव में है, और आप अगर बहुत शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि राहु का एक नेचर होता है शॉर्टकट से और इलीगल तरीके से जो धन दौलत इकट्ठा करने की और गेन करने की। तो 11th हाउस का राहु का ड्रॉबैक यह भी है कि कई बार व्यक्ति को किसी भी तरीके से लीगल या इलीगल तरीके से साम दाम दंड भेद नीति को अपना के अपनी स्वार्थ को, अपनी डिजायर को पूर्ण करना चाहता है। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं और 11th हाउस के राहु के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है या उसके डिस्पोजिटर खराब पोजीशन में बैठा है, तो आपको एकाएक लॉस भी दे सकता है और अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपको बहुत बड़ा धोखा भी मिल सकता है। 11th हाउस में राहु बैठने से आपकी जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो लॉयल नहीं होते हैं और वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं।
वो अपने बेनिफिट के लिए ही आपके साथ फ्रेंडशिप में रहेंगे, आपके लॉयल फ्रेंड नहीं होते ही। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर 11th हाउस का राशि अच्छा है और 11th हाउस का राशि स्वामी अर्थात राहु का डिस्पोजिटर का डिग्निटी अच्छा है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी, स्पेकुलेटिव फील्ड से भी अर्थात शेयर मार्केट, लॉटरी, कैसीनो वगैरह से भी एकाएक बेनिफिट देता है। लेकिन वहीं 5th हाउस का केतु आपको इन चीजों से वंचित करना चाहता है, क्योंकि 5th हाउस का केतु आपको मेटारियल गेन से आपको डिटैच रखना चाहता है, मेटारियल गेन नहीं देना चाहता है। इसीलिए जब भी आप शेयर मार्केट, लॉटरी और सट्टाबाजी रिलेटेड चीजों से जुड़ते हैं तो अत्यधिक केयरफुल रहना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में 11th राशि कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि होता है, लोगों की भलाई करने वाला, लोगों की कल्याण करने वाला राशि होता है कुंभ राशि। तो 11th हाउस का राहु आपको मेटारियल गेन से तो मालामाल करता है, मेटारियल गेन से तो भरपूर करता है। इसके साथ यह बताता है कि आपको समाज के लिए काम करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम करना चाहिए। और 5th हाउस का केतु भी यही चाहता है कि आपको जो 11th हाउस का राहु अपार धन दौलत दे रहा है, मान सम्मान रुतबा दे रहा है, आप इसको भोग करने के साथ साथ जन कल्याणकारी कामों में भी, लोगों की भलाई के लिए भी उपयोग करें, तभी आपका जीवन बैलेंस तरीके से आगे बढ़ेगा और भोग कर पाएंगे। यह लेसन देता है 5th हाउस का केतु और 11th हाउस का राहु। तो फ्रेंड्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।